हेलो एवरीवन। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ और ये टॉपिक को बर्निंग टॉपिक भी माना जा सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन के बारे में, और आप यहाँ पर जो हेडिंग देख रहे हैं उससे आप समझ गए होंगे कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहा हूँ। और ये देखने में किसी चैप्टर की तरह लग रहा है और वाकई में ये एक चैप्टर भी है। तो एक्चुअली में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये हर 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 जगह पे आया और मेडिकल साइंस में भी आया है। और मुझे लगा कि इससे रिलेटेड जो है एक बुक लिखी जाए, तो ये बुक उसी पे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। और मैं हर चैप्टर पे एक वीडियो बनाऊंगा कि सारे चैप्टर को एक्सप्लेन करूं, क्योंकि नई चीज़ को लोग समझने में नहीं मुश्किल हो, इजी हो जाए। तो जो नई बुक है मैं आपको शो कर देता हूं। ये बुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। और इसके दो ऑथर हैं। आप गूगल में सर्च कीजिएगा, ऑथर का नाम वगैरह सब आ जाएगा। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि ये बुक को फॉरवर्ड करने वाले जो है वो बहुत ही विद्वान हैं। वो इन्फोसिस के इंजीनियर हैं, उन्होंने इसे फॉरवर्ड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली में क्या होता है? आर्टिफिशियल का मतलब आप लोग जानते होंगे कि जो नेचुरल नहीं है, जो आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है इंसान के द्वारा, मनुष्य के द्वारा। और यहाँ पे ये चीज़ भी समझना ज़रूरी होगा कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस का मतलब होता है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि इंटेलिजेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू एक्वायर, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल टू इन्वॉल्व लर्निंग, रीजनिंग, अडॉप्टिंग, abstract थिंकिंग। तो इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जिसके डिफिनेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बिफोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, इट इज अ टूल। लेकिन इस टूल के अंदर जो कैपेबिलिटी है वो एक इंटेलिजेंस की है। और वो इंटेलिजेंस मनुष्य के अलावा आज तक धरती पे किसी चीज़ में नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे टूल को डेवलप कर दिया गया जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा सपने में। और वो चीज़ में इंटेलिजेंस डाला गया जो जिसमें लाइफ नहीं है। तो मेडिकल साइंस वाले नहीं मानेंगे। इंटेलिजेंस का मतलब आज से पहले यही होता था, जो चीज़ जीवित है, जो लोअर वर्टिब्रेट्स है उसमें भी इंटेलिजेंस होता है लेकिन कम होता है, इंसान में ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है। आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया है वो हमारे लिए इसलिए टूल है क्योंकि उसका इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं इंसान के इंटेलिजेंस पे हावी हो रहा है। बनाया तो इंसान ने है लेकिन ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसकी लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा है, ये रीजनिंग हम लोग से ज़्यादा तेज़ी से कर सकता है। चूँकि ये एक टूल है और जब भी कोई टूल की बात होती है तो वो टूल जाहिर है एक मनुष्य से ज़्यादा तेज़ काम करता है। जैसे कि गॉड ने हमें दिया है पैर चलने के लिए, लेकिन हम एरोप्लेन से बहुत कम वक्त में चले जाते हैं, ठीक है। तो इससे ये नहीं होता है कि हमारी कैपेबिलिटी कम है, लेकिन हमारी कैपेबिलिटी हायर है कि हम उस प्लेन का यूज़ करना जानते हैं। एक पायलट जो होता है वो भी तो मनुष्य होता है। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो टूल है ये टूल ज़ीरो है। इसके अंदर इंटेलिजेंस है तभी होगा जब इसको एक ह्यूमन इंटेलिजेंस इसको इंस्ट्रक्ट करे, इससे काम ले, ठीक है।
और इवन ये खुद भी काम कर सकते हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग भी होती है। लेकिन बहुत सारे कामों में, खास करके मेडिकल साइंस में, हम लोग यूज़ करते हैं इसका। तो चलिए अब हम लोग बुक में आते हैं। इंटेलिजेंस मैंने आपको बता दिया। ये साइंस और टेक्नोलॉजी की चीज़ है जिसमें मशीन और कंप्यूटर सिस्टम जो है वो एक ऐसे टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं जो जिसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को अप्लाई करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास इंटेलिजेंस होगा, ठीक है, तभी हम इस एआई का यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। तो इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। इसमें ये किस तरह के काम को परफॉर्म कर सकते हैं, ये डाटा से लर्न कर सकते हैं। जैसे कि रेडियोलॉजी की बात होती है तो वो इमेज के डेटा को लेंगे और उससे वो लर्न कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकते हैं। ठीक है। ये पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लैंग्वेज को समझ सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये डिसीजन तक ले सकते हैं, और इवन आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं कि किस तरह, किस जगह पे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए इमेज को इंटरप्रेट करने के लिए मेडिकल में। तो सिंपल वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि एआई कंप्यूटर से चलने वाली चीज़ है, या एआई कंप्यूटर को सोचने लायक बना देता है। ठीक है। या एनालाइज करने लायक बनाता है, और ये सहायता करता है, असिस्ट करता है मानव को कि वो कॉम्प्लेक्स वर्क को बहुत ही इफेक्टली और बहुत एक्यूरेसी के साथ कर सके। हो सकता है कि हम अगर खुद से किसी काम को कर रहे हैं तो वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे, लेकिन ये टूल जो है इसका चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसको क्रॉस चेक करें अपने इंटेलिजेंस से, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ओके। अब आते हैं आगे। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सोच है, ठीक है, ये हर कोई नहीं सोच सकता था। जैसे ग्रेविटेशन, सेब तो शुरू से गिर रहा है ऊपर से नीचे तक, लेकिन किसी ने सोचा ना कि जो है कि एप्पल जो है नीचे कैसे गिरा। ठीक है। तो इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में किसी ने सोचा कि इंटेलिजेंस भी आर्टिफिशियल हो सकता है क्या। और इस चीज़ की सोच जो है 1950 में एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम एलन ट्यूरिंग था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक ऐसा आइडिया जिससे ऐसा लगा उन्हें कि मशीन भी इंसान की तरह सोच सकती है क्या। क्या मशीन भी इंसान की तरह सोच सकती है। देखिए उनकी सोच कितनी बड़ी है कि कोई अगर ऐसा अगर सोच दे तो उसको बोलेगा क्या ऑप्शन आप सोच रहे हैं, या उसको मैड समझा जाएगा। ठीक है। लेकिन वो जो सोचे आज वो प्रूफ हो गया। ठीक है। उन्होंने एक बहुत बड़ा टेस्ट किया, प्रपोज किया, एक फेमस टेस्ट जिसका नाम था ट्यूरिंग टेस्ट। और उन्होंने डिज़ाइन किया, और डिज़ाइन करने के बाद डिज़ाइन किया और ये भी डिटरमाइन किया कि मशीन जो है इंटेलिजेंस बिहेवियर को शो करती है इंसान की तरह। ठीक है। और ये बन गए अर्लीस्ट फाउंडेशन, यहाँ से बना पहला फाउंडेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एलन ट्यूरिंग की है, जो कि पायनियर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिनको माना जाता है। फिर आगे की घटना में आते हैं। 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ऑफिशियली इंट्रोड्यूस होता है जॉन मैककार्थी के द्वारा। ठीक है। जो डायरमाउंथ कॉन्फ्रेंस हो रहा था यूनाइटेड स्टेट में, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया जॉन मैककार्थी ने। उनको इसलिए फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। और उस समय में रिसर्चर स्टार्ट कर चुके थे डेवलप करने के लिए, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को वो लोग डेवलप कर रहे थे। बहुत सारे मैथमेटिक्स का
प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा था, हल किया जा रहा था, और सिंपल लॉजिकल डिसीजंस भी लिया जाता था। तो देख सकते हैं आप इनकी जो तस्वीर है यहाँ पे, जॉन मैककार्थी, जिनको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस टर्म को लाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ठीक है। फिर फर्दर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको बहुत ही शॉर्ट में बताया जा रहा है, क्योंकि आपको मेडिकल में इंटर करना है। मेडिकल में जो यूज़ हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खास करके रेडियोलॉजी में, तो वहाँ तक जाने के लिए एक शॉर्ट हिस्ट्री ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पब्लिकली नाइन 1990 में पब्लिक में अवेयरनेस हुई, उन लोग में अटेंशन क्रिएट कर दिया, और 2000 में ये फैला पर्सनल कंप्यूटर में, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में, और ये वाइडली रिकॉग्नाइज होने लगा 2010 से, जहाँ से रैपिड ग्रोथ हुआ, जब से स्मार्टफोन आ गए, सर्च इंजन आ गई, वॉइस असिस्टेंट्स हो गया, ये सारी चीज़ आई, और प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग एप्लीकेशन डेवलप करने लगे, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ने लगी। उसके बाद इंटेलिजेंट चैट सिस्टम आया, जो कुछ तो जवाब दे ही देता था, ठीक है। ऑटोमेटेड मेडिकल टूल्स डेवलप हुए, एडवांस इमेज एनालिसिस सॉफ्टवेयर फिर बनने लगे, और आज ये हमारे जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन आप इंडिया में हैं, तो जितने तेजी से चाइना डेवलप कर रहा है या अमेरिका डेवलप कर रहा है, हम लोग तो नहीं कर रहे हैं। आज जिस चीज़ पर ये बुक है, ये टेक्नोलॉजिस्ट के लिए इंडिया में पहली बुक होगी, रेडियोलॉजिस्ट के लिए बहुत सारी बुक होगी। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, पता किया, और उसके बाद हमको कहीं नहीं मिली। तो ये सिलेबस में तो डेफिनेटली सबके जुटेगा, ये मैंडेटरी हो जाएगा। तो जो चीज़ मैंडेटरी होगा, आने वाले 5 साल के बाद जो रेडियोलॉजिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो रेडियोलॉजी के फील्ड में बहुत पीछे छूट जाएंगे, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजिस्ट इसका यूज़ नहीं करेंगे, वो अपने टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत पीछे छूट जाएंगे, इवन वो मशीन को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए एआई को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिकल फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रेजुअली हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल में शिफ्ट हुआ है, और पेपर रिकॉर्ड से डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम में अब धीरे धीरे इंडिया में, जब पीएसीएस सिस्टम वगैरह आ गया, पिक्चर आर्चिविंग कम्युनिकेशन सिस्टम, मैं बता रहा हूँ कि मुझे याद है आज से 15-20 साल पहले अगर कहीं एक्सरे हुआ करता था, तो डॉक्टर के पास लोग लाइन लगाते थे, वो फिल्म को लेकर के जाते थे और वो देखते थे और उसको इंटरप्रेट करते थे। आज क्या है कि डॉक्टर कहीं भी हो उसके पास पहुंच जाएगा। डॉक्टर को भी असिस्ट कर रहा है कौन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो डिजीज को डायग्नोस करने में हेल्प कर रहा है। इसलिए ये आज बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है। आज के डेट में लोग पीएचडी कर रहे हैं एआई में, तो समझ लीजिए कितनी बड़ी चीज़ है। डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत एक्यूरेट वे है जिसमें हैंडल कर सकते हैं पेशेंट के रिकॉर्ड्स को। चलिए मैं आगे चलता हूँ, लेबोरेटरी रिपोर्ट को और डायग्नोस्टिक रिपोर्ट को, और ये सब का इसमें प्रैक्टिकल भी है कि कैसे हम ये सारे चीज़ को करेंगे खुद से, सारी चीज़ें इसी में 9th चैप्टर में ये सब, और इवन प्रैक्टिकल पार्ट भी है, खाली थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल भी है। तो पहले थ्योरी तो समझना है, फिर प्रैक्टिकल में आइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्रूव करता है क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, डिजीज का प्रिडिक्शन कर देता है, किस तरह की डिजीज है। इवन अगर किसी को कैंसर है या ट्यूबरक्लोसिस है और वो ज़्यादा दिन डिले हो जाता है,
तो क्रोनिक डिजीज हो जाती है, पेशेंट के इलाज होने में दिक्कत होता है। लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से डिजीज का प्रिडिक्शन फास्ट होने लगा, पेशेंट की मॉनिटरिंग बेहतर होने लगी, रोबोटिक सर्जरी आज के डेट में हो रहा है, ड्रग के डेवलपमेंट में काम हो रहा है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर हो गया पहले से। इमेजिंग टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस का कह सकते हैं कि बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हो गया है। और ये सबसे ज़्यादा अगर कोई डिपेंडेंट है मेडिकल साइंस में तो वो रेडियोलॉजी है। और रेडियोलॉजी डिपेंड क्या चीज़ पे करता है, तो वो इमेज के इंटरप्रिटेशन पे, कि इमेज होगा तो उसको देखेंगे और उसमें लंग में कैंसर है कि वो डिटेक्ट करेंगे। इवन कोई डिजीज ऐसी होती है जिसको डॉक्टर अपने आईज से समझ नहीं पाते हैं, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके पास इतना ज़्यादा इमेज होता है ना कि वो डेटा को समझ लेते हैं और वो खुद डिटेक्ट करके डॉक्टर को हेल्प कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न टेक्नोलॉजिस्ट को रिप्लेस कर सकता है, न रेडियोलॉजिस्ट को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन उस वो एक यंत्र की तरह, अगर टूल की तरह उसका यूज़ करें। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट अभी मात्र ये बुक है ना, इसको आप ले करके पढ़े तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा आगे वाले टाइम के लिए। ठीक है। रेडियोलॉजी हाईली इमेज इंटरप्रिटेशन है, मेडिकल इमेजिंग जनरेट कर सकता है ह्यूज अमाउंट विजुअल डाटा एवरी डे। यानी कि मेडिकल इमेजिंग हमारे इतने बड़े वर्ल्ड में कितना ह्यूज अमाउंट विजुअल डाटा तैयार हो रहा है, चाहे वो एक्सरे में हो, सीटी स्कैन में हो, एमआरआई में हो, अल्ट्रासाउंड में हो, मेमोग्राफी, पेट स्कैन, किसी चीज़ में भी रोज़ फोटोग्राफी हो रही है, रोज़ इमेज बन रहा है बॉडी के अंदर का, इंटरनली इमेजिंग हो रहा है बॉडी के अंदर का। तो वो सारे डाटा को एआई को भेजा जा रहा है, एआई ट्रेंड हो रहा है, लर्न कर रहा है वहाँ से, और डिटेक्ट कर सकते हैं स्मॉल एबनॉर्मेलिटी। उसी इमेज में छोटी एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट करते हैं मैन्युअली, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है, टाइम टेकिंग होता है, टाइम लगता है, कभी कभी कुछ एरर हो जाता है, मिस हो जाता है बहुत सारी चीज़, छोटा मोटा एनॉमली वहाँ पे पता नहीं चलता। ह्यूमन है तो घर में भी किसी सामान को रखते हैं एक जगह, और दूसरी चीज़ जो है आँख के सामने होके भी नहीं दिखती है। यहाँ पे जब ज़्यादा वर्कलोड होता है ना डॉक्टर के पास, तो एक चीज़ वो देख रहे हैं बड़ी बीमारी को, और एक छोटी सी बीमारी वहाँ पे छूट गई। लेकिन ये मशीन क्या है कि वो बारीकी को भी जज करेगी और डॉक्टर को असिस्ट करेगी। ठीक है। एआई एनालाइज कर सकता है क्विक और क्विकली और बहुत ही एक्यूरेटली, और ये डिटेक्ट कर सकता है लंग के नोड्यूल को, छाती का एक्सरे हो, ब्रेन में हेमोरेज हो गया हो, या सीटी स्कैन, ब्रेस्ट के अंदर के लीजन जो कि मेमोग्राफी में होते हैं, डिटेक्ट कर सकता है एमआरआई के ट्यूमर को, और इम्प्रूव करता है इमेज की क्वालिटी को। ठीक है। नॉइज में रिडक्शन, नॉइज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ड्यू टू विच image artifacts may develop. Okay, so in such condition noise should be reduced, but not manually, by artificial intelligence. And if artificial intelligence will work, then noise will be optimized, and image parameter will be also optimized, और इमेजिंग रिपोर्ट जो जनरेट होगी बेहतर होगी, इमेज की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बेहतर आएगी। मॉडर्न रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आज पीएसईएस, पिक्चर आर्चिविंग कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया है। ठीक है। आरआईएस, रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया है। ये कब आया? जब इंटरनेट दुनिया में हर जगह फैल गया, और ये तब देखने में आया जब जियो ने जाल बिछाया। ठीक है। और इंटरनेट घर घर हो गया। तो ये बहुत सारी रिसेंट चीज़ है, और एआई भी उसके तुरंत बाद आया है। तो एआई आज पीएसईएस सिस्टम के साथ काम कर रहा है। ठीक है। पीएसपीएस सिस्टम के साथ काम कर रहा है।
RIS रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ काम कर रहा है, और फास्टर वर्क फ्लो, बेटर इमेज मैनेजमेंट एंड मोर इफिशिएंट रिपोर्टिंग। इट सपोर्ट बोथ रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट। तो ये सारी बात है। और चैप्टर तो बहुत बड़ा होता है, अब बुक ही है तो चैप्टर बड़ा नहीं होगा। अब थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना तो बनता था। अब पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे तो वो तो तब आप लोग बुक थोड़ी पढ़िएगा। ओके, थैंक यू। स्टॉप शेयरिंग।